Hi kids. Due to pandemic, we are unable to conduct classes offline, so we are going to start online classes. And today I will teach you Social Studies Lesson 1, Chapter 1, India and the World. The chapter's name is the India and World. भारत और विश्व. India and the world. India and the world. Children, in class 6th you have studied the history and the culture of ancient Iran. Now in class 7 you will learn about the history and culture of medieval Iran. क्लास 6 में आपने भारत के इतिहास जो प्राचीन जो युग है उसकी हिस्ट्री, उसके इतिहास और उसके संस्कृति के बारे में पढ़ा है. और हम इस क्लास 7 में मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री और उसके कल्चर को पढ़ेंगे. जनरली द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंशिएंट एज, मेडिवल एज एंड मॉडर्न एज. देयर आर 3 पार्ट्स in which history, study of history divided. It is very important to learn why and how this division has been made. और ये हमको जानना आवश्यक है कि ये इस प्रकार के डिवीजन क्यों किए गए हैं, कैसे किए गए हैं और क्यों किए गए हैं. When in country or a particular place there is change in the development of existing human civilization in areas like economic, political, administrative and social aspects of life, then a new age is said to begin. और यदि जब किसी भी युग की ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो एरिया, जैसे कि इकोनॉमिक एरिया है, पॉलिटिकल एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, जो सोशल एरिया है, उन्हें इनके एस्पेक्ट्स में, इनके पहलुओं में चेंज होता है जीवन में, तो एक नए युग की शुरुआत कहा जाता है. और संक्षेप में अपन कहेंगे, इन ब्रीफ द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स डिनोट्स द वेरियस स्टेप्स ऑफ द चेंजेस एंड प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमन सिविलाइजेशन. इट कैन नॉट बी सेड दैट दिस चेंजेस टुक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम. हम ऐसा नहीं कह सकते जो चेंजेस हुए हैं वो विश्व के सभी भागों में या इंडिया के सभी भागों में एक साथ हुए हैं. अलग-अलग समय में अलग-अलग चेंजेस हुए हैं. इट इज बिलीव्ड दैट द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम द 8th सेंचुरी. और ऐसा कहा जाता है कि जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी से शुरू हुई है. 8th सेंचुरी एडी से उसकी शुरुआत हुई है. जबकि यूरोप और के देशों में मेडिवल पीरियड का शुरुआत 5th सेंचुरी से मानी गई है. द मेडिवल, अब अपन देखेंगे मेडिवल पीरियड. द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो मेडिवल पीरियड है भारत का, उसको 2 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट, अर्ली medieval period. जो अर्ली medieval period है वो उसकी शुरुआत कब से पता चला हुआ? 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी. 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी. और सेकंड वाला है लेटर मिडिवल पीरियड. सेकंड है लेटर मिडिवल पीरियड. और ये कहां से कहां तक चला है? ये 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी है. सेंचुरी
ठीक है। द medieval Indian history is different from the ancient Indian history in many ways. जहां तक हम अगर medieval इंडियन हिस्ट्री की बात करें और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो दोनों कई प्रकार से दोनों भिन्न हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं। एज अ रिजल्ट ये है तो दोनों में डिफरेंस है। इन द बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड द इंडियंस मेड द फॉलोअर्स ऑफ अ न्यू रिलीजन। और जो मिडिवल पीरियड की शुरुआत में भारतीय लोग जो है नए धर्म के लोगों से मिले, जो नए धर्म के अनुसरण करने वाले लोगों से वो मिले। As a result of this, some changes took place in the society. Some languages which we now speak in India were developed during this period. सोसाइटी में चेंज हुए, कुछ ऐसे लैंग्वेज जो कि हम आज बोलते हैं, आज हम बोलते हैं उसको, वो पहले से उसका डेवलपमेंट हो चुका है। Some of the food we eat and clothes we wear also became popular during this period. जो कपड़े हम आज पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो उस पीरियड में, उस समय में बहुत पॉपुलर थे। We have more knowledge about this period because many sources are available which give us clear information about the history of this period. और हमको उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज हमको अभी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है जिनके द्वारा हम उन सभी की चीजों को हम जान सकते हैं। नाउ दिस इज सोर्सेस ऑफ स्टडी ऑफ मिडिवल पीरियड। अब हम उन सोर्सेस को जानेंगे जिससे कि हम मिडिवल इंडिया को क्या कर सकते हैं, मिडिवल पीरियड को हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। दो प्रकार के सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं जो किसी भी मतलब काम पत्र है, किसी पत्र के ऊपर लिखे हुए थे या पत्थरों के ऊपर नक्काशी के जो लेख लिखे हुए थे, ये सभी लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। या पेड़ों की छालों पर लिखे होते थे, सभी लिटरेरी सोर्स होते हैं। और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो कि हम बिल्डिंग के द्वारा, जो बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, उसके द्वारा भी हम मिडिवल पीरियड का अध्ययन कर सकते हैं। उनके द्वारा हम मिडिवल पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है या होती है। उसमें तो कुछ थे लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि थे अवेलेबल उस समय थे, पेड़ों की छालों पर लिखा जाता था, पाम लीव्स, बड़े-बड़े पाम लीव्स होती थी, ताड़ की जो पत्तियां होती थी उसके ऊपर लिखा जाता था, बीच बार जो होती थी उसके ऊपर लिटरेचर लिखा हुआ जाता था, पुस्तकें लिखी जाती थी, चीजें लिखी जाती थी। In archaeological sources we have great deal of inscription written on plates of, और आर्कियोलॉजिकल में कॉपर प्लेट्स जो होती है उसके ऊपर लिखा जाता था, उसके ऊपर मेटल लिखा हुआ होता था। From the 13th century paper was used for writing, और 13वीं शताब्दी से पेपर पे लिखना शुरू हुआ। A number of these writings still exist, और ये आज भी अस्तित्व में है। आज भी राइटिंग्स को हम मॉन्यूमेंट्स और बहुत जगह जाके हम उसको हिस्टोरिकल प्लेस पे जाकर देख सकते हैं। Some are memories or autographical accounts of the life of the rulers, और कई ऐसे जो हमारे देश में कई राजाओं ने राज्य किया है, सुल्तानों ने राज्य किया, शासकों ने राज्य किया है, उनके बारे में भी हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी से हम उनके जीवन वृत्तांत को समझ सकते हैं, उनके जीवन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और इस समय क्या हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, कई प्रकार के जो फॉरेन राइटर्स यहाँ पर हमारे देश में आए हैं विद द टर्किश इन्वेडर्स। किसके साथ? टर्किश के जो इन्वेडर, तुर्कों के लोगों ने जो हमारे ऊपर आक्रमण किया, उन लोगों के साथ कुछ राइटर्स भी हमारे देश में आए थे। उन्होंने भी दिल्ली सुल्तान के बारे में, मुगल रूलर्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। द फेमस अमंग देम वर, और उसमें कौन कौन है? इल्म बटुता, मार्को पोलो, अल्बोर्नी, बर्नी, निकोलमोंटी, अब्दुल रज्जाक, बर्नियर और टर्न। इस प्रकार के जो सभी लेखक जो रहे हैं, राइटर्स जो रहे हैं, जो कि टर्क के जो आक्रमणकार थे, इन्वेडर्स थे, उनके साथ हमारे देश में
आए। From the 15th and 18th century, the Mughal ruler ruled almost over the whole of India. 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मुगलों ने हमारे देश पर पूरी तरीके से राज किया है। Some of the Mughal rulers had written autobiography about their lives, government and important events. और कुछ ऐसे जो रूलर्स हैं उन्होंने अपने राज्य के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने राज्य किया, राज्य में क्या-क्या घटनाएं हुई है, उन सभी का वर्णन उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। Others had written accounts about the lives of their rulers, है ना? और कुछ ऐसे लेखक थे जिन्होंने कि अपने रूलर्स के बारे में लिखा, जैसे कि बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुक जहांगीरी, बादशाहनामा एक्सेट्रा आर द इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड। और उस पीरियड मिडिवल पीरियड के ये बहुत सारे जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, अकबरनामा, बाबरनामा, तुजुक जहांगीरी, बादशाहनामा, ये सभी इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं या लिटरेरी सोर्सेस हैं जिसके द्वारा हम उन शासकों के बारे में जान सकते हैं। The contemporary royal orders and royal correspondence are also important sources of the study of medieval period. In the same way, the court writers of the local rulers, thinkers and philosophers have also written books. और जो राजा के दरबार में, जो शासकों के जो दरबार में जो रूलर्स के साथ जो विचारक जो थे, फिलोसोफर्स, दर्शन शास्त्री जो थे, उन्होंने भी बुक्स लिखी हैं, which are also source of study about the social and political life of the पीरियड। और इस प्रकार से हम इनके भी द्वारा उस पीरियड के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। Among these books, और इन बुक्स में कौन कौन सी है? Among these books, the कथा सरित सागर, बृहद कथा, पृथ्वीराज रासो एंड राजतरंगी, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। Besides literatures, many temples, mosques, tombs, minarets, beautiful buildings were constructed all over the India. लिटरेचर के अलावा भी बहुत सारे जो मंदिर, मस्जिद, गुंबज, मीनार, बड़े-बड़े मीनारे और कई ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स भी वहां पर इमारतें भी बनाई गई हैं। These archaeological remains tell us about the art and architecture of the medieval period. और जितने भी आर्कियोलॉजिकल ये जो रिमेन्स हैं, ये हमको उस समय के कला और आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं, उस समय यानी कि मिडिवल पीरियड के। Besides literature, many temples, mosques, ओके हो गया। कौन सा मिडिवल पीरियड आप देख लेंगे, आपकी बुक में देख सकते हैं आप। The political conditions in India during the early medieval period. अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करें तो वहां की जो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी वो हम उसका अध्ययन करेंगे। इन द अर्ली मिडिवल पीरियड के शुरुआत में नॉर्थर्न इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ किंगडम्स। नॉर्थ इंडिया को कई राज्यों में बांट दिया गया था। दिस किंगडम्स वर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम्स। और ये राज्य क्या करते थे, अपने राज्यों के विस्तार करने के लिए एक दूसरे से लगातार संघर्ष करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। There were many kingdoms in South India too, of which the Chola kingdom was the most powerful. साउथ इंडिया में बहुत सारे किंगडम थे, राज्य थे, उसमें सबसे मुख्य जो प्रसिद्ध जो था चोला किंगडम, वो बहुत पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था वो। Their kingdom extended up to the कोरामंडल एंड मैड्रास, जो कि आज चाइना है। तो उनका जो राज्य कहां तक फैला हुआ था? कोरामंडल और आज का जो चेन्नई यानी कि पहला था मद्रास, वहां तक फैला हुआ था। ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी, और 9th सेंचुरी में उसके दरमियान द चोला किंग्स मेड तंजौर देयर कैपिटल आफ्टर डिफीटिंग द पंड्या रूलर्स। चोला किंग ने क्या किया? पंड्यास को हराकर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। The Chola rulers divided their kingdom into different units of efficient administration, consolidated the economy, and gave patronage to literature, art, and architecture. आगे चोला किंगडम ने क्या किया? Divided their kingdom into अलग-अलग यूनिट्स में उनको बांटा
ताकि वो अपने राज्य का प्रशासन को ठीक से चला सके, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को वो मजबूत बना सके, और लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर को वो मजबूती प्रदान कर सके, उनका संरक्षण कर सके। दे हैड अ वेरी पावरफुल नेवल फ्लीट, और उनकी सेना में बहुत ही जहाजी बेड़ा बहुत बड़ा था। इन 1025 AD the Chola king Rajendra I conquered Malaya and Sumatra Island। 1025 AD में जो चोला किंग राजेंद्र I उसने मलाया और सुमात्रा आइसलैंड को जीता था। The Chola kingdom had trade relations with China and countries of South Asia, और चोला किंगडम के साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, राज्य है, और चाइना है, उनके साथ में व्यापारिक संबंध है। उसके बाद हम आएंगे, नाउ वी कम टू यूरोप इन मिडिवल पीरियड। यूरोप इन मिडिवल पीरियड, द डिक्लाइन ऑफ पावरफुल रोमन एम्पायर इन यूरोप बिगेन इन 5th century AD, और 5वीं शताब्दी में, 5वीं सेंचुरी AD में जो रोमन एम्पायर, पावरफुल रोमन एम्पायर था यूरोप में, उसका पतन शुरू हो गया। इन मेनी प्लेसेस स्मॉल रीजनल पावर्स इमर्ज, और कई जगहों पर छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियां भी अस्तित्व में आई। These small rulers, in order to maintain their powers, used to give a piece of land instead of cash salaries to officers in return for military help। तो अब क्या होता था कि जो छोटे छोटे जो रूलर्स होते हैं, ये अपने राज्य को में पावर को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी लोग काम करते थे, उनको सैलरी के बजाय जमीन का एक टुकड़ा उपहार में दे देते थे। सैलरी के रूप में, सैलरी नहीं देते हुए उनको जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। The word feudalism comes from the Latin word feudum, which means a piece of land which is granted in return for services। फेडरलिज्म जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड फेडल से आया है, जिसका मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा, जमीन का एक लैंड, a piece of land which is granted in return for services, और जमीन का एक टुकड़ा जिसको कि सेवा के बदले सैलरी में देते हुए जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था। These feudal lords, the word from this comes, the people who acquired such lands were known as feudal lords, और वे लोग जो इस प्रकार की जमीन को प्राप्त करते थे उनको क्या कहा जाता था? feudal lords कहा जाता था। क्या कहते हैं? feudal lords। These feudal lords were responsible for the security of their freedom, और ये जो feudal lords होते थे अपने फ्रीडम की, अपने जमीन का जो टुकड़ा होता है, जमीन जो होती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते थे। They used to live in castle, और ये feudal lords क्या करते थे? महलों में रहते थे, castles में रहते थे। They lived, और वह बहुत शान शौकत वाले जीवन जीते थे। They lived a luxurious life and often treated the peasants very badly। वो बहुत जो ये feudal lords होते थे, एक बहुत शान शौकत वाले ऐसो आराम वाली जिंदगी जीते थे, और अपने जो peasants है, जो किसानों पर ये बुरी तरह से उनसे व्यवहार करते थे। The सर इज हेरिडिटरी लेबर, सर जो होते हैं वो होते हैं हेरिडिटरी लेबरर्स होते हैं। वर द लार्जेस्ट एंड द लोवेस्ट सोशल ग्रुप इन द मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी। ये क्या होते थे? सबसे बड़े, वर द लार्जेस्ट एंड द लोवेस्ट सोशल ग्रुप, सबसे बड़े और निम्न स्तर के ये सामाजिक ग्रुप होते थे। कहां पर? मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में। They led a very miserable life and could not raise their voice against the atrocity committed on them। और ये मतलब इसमें वो मतलब कि क्या कह सकते हैं अपन? They led a very miserable life, उन्होंने बहुत निर्धन, गरीबी वाला जीवन जिया, और वे उनके ऊपर जो जुल्म होते थे तो उनके विरुद्ध वो आवाज भी नहीं उठा सकते थे। The main features of early medieval period in
डेवलपमेंट ऑफ फेडरलिज्म। और मेन जो फीचर है मिडिवल पीरियड के यूरोप में वो क्या है? फेडरलिज्म। द रिजल्ट ऑफ फेडरलिज्म वाज इमर्जेंस ऑफ So kids, that's all for today. And next, rest will be taught in next class tomorrow. Till then, goodbye. Thank you very much.